हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन मार्केट क्या होती है। ओपन मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट मोड्स के ऊपर ट्रांजैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो बाहर की कंट्रीज़ जैसे यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों के साथ किन किन टर्म्स पर अपने बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर जाती है, डैट इज़ दी ओपन मार्केट। एक होती है क्लोज्ड मार्केट। क्लोज्ड मार्केट क्या होती है, जहाँ पर कोई भी कंट्री जो है वो बाहर की कंट्रीज़ जो अपनी कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखती। ऐसी कंट्रीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओपन मार्केट कंट्रीज़ ही होती हैं। ओपन मार्केट कंट्रीज़ क्या होती हैं, जिसके अंदर कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट करती है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट मोड्स के थ्रू, और अपने बिजनेस को ट्रांजैक्ट करती है। बाय डेफिनेशन ओपन मार्केट मीन्स एन ओपन इकोनॉमी in which the country interacts with the other countries through various channels। चैनल्स जो हैं वो बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि 3 पार्ट्स पे हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ अपना बिजनेस कैरी आउट करते हैं। फर्स्ट इज़ द आउटपुट मार्केट, सेकेंड इज़ द फिनेंशियल मार्केट एंड थर्ड इज़ द लेबर मार्केट। आउटपुट मार्केट क्या होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज या तो हम अपनी कंट्री के बाहर बेचते हैं या बाहर की कंट्रीज़ की हम अपनी कंट्री में लेते हैं। सेकंड होता है फिनेंशियल मार्केट्स की लोन्स एंड जो फिनेंशियल एसेट्स और होती हैं जैसे डिवेंचर्स हो गया, इक्विटीज़ हो गई, इनका लेना देना चलता है कि एफडीआई आ रही है, एफएफआईज आ रही है, या किस तरीके से हम फिनेंस टर्म्स पे रिलेशन रखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। थर्ड वन होती है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट का मतलब है कि जो हमारी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है वो कंट्री से बाहर जा रही है या बाहर की कंट्रीज़ की हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द लेबर मार्केट। तो 3 मोड्स के ऊपर ओपन मार्केट जो है वो ऑपरेट होती है अदर कंट्रीज़ के साथ। फर्स्ट वन इज़ आउटपुट मार्केट, सेकेंड वन इज़ फिनेंशियल मार्केट एंड थर्ड वन इज़ लेबर मार्केट। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जो हम बाकी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं इन 3 मार्केट्स में, डैट इज़ आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट में, तो कितनी हम पेमेंट्स कर रहे हैं और कितनी हमें रिसीव हो रही हैं। यानी कि जब इंडिया किसी चीज़ को खरीदेगी बाहर की कंट्री से तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर वो लोन लेती है किसी दूसरी कंट्री से तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की, जो पेमेंट्स कर रही है और जो रिसिप्ट हो रही है उनसे। से सपोज़ हमने अपने जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज थी उसको हमने बाहर बेचा, तो उससे जो हमें पैसा मिलेगा, जो हमने पैसा दिया और जो हमें मिलेगा, इन दोनों का जो बैलेंस होगा, एक रिकॉर्ड होगा, दैट इज़ नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन गुड्स, services and assets between residents of country with the rest of the world for a specified time period, typically a year। एक ईयर या एक पॉइंट पर हम कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंडिया को छोड़कर बाकी किसी भी कंट्रीज़ के साथ हमने कितना देना लेना किया, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो 2 मेन अकाउंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दैट इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं।
फर्स्ट वन है कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट का मतलब है कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बाकी कंट्रीज़ के पीपल के साथ शेयर कर रहे हैं या उनके लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर रहे हैं कि कुछ गिफ्ट्स भेज रहे हैं या रेमिटेंसेस कर रहे हैं या हमें ग्रांट्स मिल रही हैं या हम दे रहे हैं, मतलब जो जर्नल नेचर, जो एक रिकरिंग नेचर की चीज़ें होती हैं, उनको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। तो करंट अकाउंट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। तो करंट अकाउंट में 3 बेसिकली मेन कैटेगरीज बनती हैं। डैट इज़ ट्रेड इन गुड्स, की गुड्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज में हमें कितनी इनकम मिल रही है और हम कितनी इनकम की पेमेंट बाहर की कंट्रीज़ के लोगों को कर रहे हैं। डैट इज़ द नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम। उसके बाद होता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया जैसे हम कुछ गिफ्ट्स भेज रहे हैं या हमें रिसीव हो रहे हैं, हम कुछ रेमिटेंस कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में या हमें वहाँ से रिसीव हो रही हैं, कुछ ग्रांट्स या सब्सिडीज़ मिल रही हैं या हम दे रहे हैं, उन सबको हम अकाउंट फॉर करते हैं करंट अकाउंट में। ट्रेड इन गुड्स में 2 कैटेगरीज को कवर किया जाता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड इन सर्विसेज को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नेट फैक्टर इनकम एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब जो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल कि लैंड, ये जो है हम बाहर की कंट्रीज में पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं नेट इनकम फ्रॉम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हमारे एम्प्लॉयज़ बाहर लगे हुए हैं या फिर जो बाहर की कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी नेट इफ़ेक्ट लेना। और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम कि जो एफडीआई और एफएफआई होते हैं, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जाती है या इंडिया के कॉरपोरेट्स बाहर की कंट्रीज़ में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका नेट इनकम इफ़ेक्ट को हम नेट फैक्टर इनकम के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है नेट नॉन फैक्टर इनकम। नेट नॉन फैक्टर इनकम में हम कवर करते हैं शिपिंग से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस को, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज़्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। अब कई सॉफ्टवेयर सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ बनाती हैं, हम से उसको इंडिया में लेकर आते हैं, तो उसके लिए हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जो हम बाहर से परचेज़ करते हैं। मशीनरी परचेज़ करना इज़ नॉट अकाउंटेबल इन दी करंट अकाउंट, दैट इज़ दी कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो उस मशीनरी के ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमें बाहर की कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को बुलाना पड़ता है या इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता है, उसके लिए जो हम सर्विसेज की पेमेंट करते हैं, दैट इंक्लूड इन नेट नॉन फैक्टर इनकम। ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड कई बैंक्स बाहर के होते हैं, उनके ऊपर जो हम बैंक चार्जेस पे करते हैं उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। शिपिंग चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस हो गई, इन सबको लेते हैं हम नेट नॉन फैक्टर इनकम में। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है कि हो सकता है कि इंडिया के रेजिडेंट्स बाहर उनके कोई रिलेटिव्स रहते हो या उनके फ्रेंड सर्कल्स में हो या बिजनेस एसोसिएट्स भी हो सकते हैं, उनको अगर वो गिफ्ट देते हैं या उनसे रिसीव करते हैं तो उसका नेट इफ़ेक्ट। कुछ रेमिटेंसेस होती हैं जैसे कि जैसे इनकम तो यहाँ पे हुई, उसको हम रेमिट कर रहे हैं बाहर, वो हो गई ट्रांसफ़र पेमेंट्स में इंक्लूड। या फिर ग्रांट्स और सब्सिडीज़ मिलती रहती हैं डिफरेंट यूएन ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इमरजेंसी या वॉर की सिचुएशन में, या वैसे ही किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को इंडिया में बाहर के किसी ट्रस्ट से, तो इनको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स में इंक्लूड करते हैं और ये सारी एक्यूमुलेट होकर करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करती हैं। करंट अकाउंट में हमें कुछ करंट अकाउंट जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, उसमें कुछ हमें पेमेंट्स करनी होंगी और कुछ हमें रिसिप्ट्स होंगी। उनको अगर हम एक्यूमुलेट करके एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बनाएं तो उसमें पता चलता है कि रिसिप्ट ज़्यादा थी या पेमेंट ज़्यादा थी या दोनों इक्वल थे। अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एक दूसरे के इक्वल होती है तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस्ड होता है। अगर रिसिप्ट्स पेमेंट से ज़्यादा होती है तो हमारा सरप्लस होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आया होगा, तो क्योंकि हमने रिसिप्ट ज़्यादा की है यानी इंडिया के पास फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स आई होंगी।
तो ये होता है सरप्लस अकाउंट। और नेक्स्ट होता है कि जब रिसिप्ट्स हमारी पेमेंट से कम होती हैं, यानी कि पेमेंट ज़्यादा है। अगर पेमेंट ज़्यादा है तो इंडिया की करेंसी यानी कि रुपीज़ जो है वो बाहर गए होंगे, तो दैट अमाउंट्स टू डेफिशिएट। तो डेफिशिएट होता है व्हेन रिसिप्ट्स आर लेस देन दी पेमेंट। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंसेस और बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंसेस क्या होते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस का, वो तो सामने से नज़र आता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है दैट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंसेस। और इनविजिबल्स क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं जैसे कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफ़र एंड फ्लो ऑफ इनकम हो रही है दैट टेक प्लेस बिटवीन दी टू डिफरेंट कंट्रीज। तो इसको हम इनविजिबल इसलिए बोलते हैं कि कई बार ये सर्विसेज अकाउंटेबल नहीं हो पाती, या फिर इनको जब तक कंज्यूमर अकाउंटेबल नहीं करेगा तब तक नहीं पता चल पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन बाहर गया है, इंडिया से बाहर गया है, वो ये बोल के गया कि मैं विज़िट पे जा रहा हूँ या किसी टूरिज़म पर्पज़ से जा रहा हूँ, और वहाँ पर वो कोई इंजीनियर है और वहाँ पर उसने सर्विसेज प्रोवाइड की। तो इन चीज़ों का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक कि उसे वहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगी, वो पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। फिर बैंक वाले जो हैं वो आगे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगे कि ये पेमेंट इस पर्पज़ के लिए आई है। तो इसीलिए इसे इनविजिबल्स कहा जाता है। जबकि गुड्स जो होते हैं वो गुड्स इधर शिपिंग के थ्रू जाएंगे या फिर एयर इंडिया के थ्रू, मतलब एरोप्लेन के थ्रू जाएंगे, एयर फ्रेट लगेगा उसके ऊपर, तो वो विजिबल होते हैं, इसलिए हम उसको एक अलग अकाउंट में डालते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इनविजिबल्स में हम सर्विसेज को लेते हैं, ट्रांसफ़र को लेते हैं और फ्लोज ऑफ इनकम को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, फैक्टर इनकम एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में उन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को हम कवर करते हैं जो कि एसेट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट, लोन्स हो गए, हमारे कमर्शियल बोरोइंग जिसको हम कहते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं बाहर के कॉरपोरेट इंडिया में, या इंडिया के कॉरपोरेट बाहर जाकर, या ऑफशोर फंड प्रोवाइड किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करने के लिए, उनको हम कैपिटल अकाउंट्स में लेते हैं। कैपिटल अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स, फॉर एग्जांपल मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेब्ट एक्सेट्रा। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस कब होगा? जब उसका इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल होगा, जैसे कि हमने पहले किया था। अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो सरप्लस होगा, इनफ्लो कम है तो डेफिशिएट होगा। कैपिटल अकाउंट जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज़ एक्सटर्नल बोरोइंग एंड थर्ड इज़ एक्सटर्नल असिस्टेंट। अब इसमें हम किन किन चीज़ों को कवर करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट में 2 कैटेगरीज आती हैं, डैट इज़ डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो। डायरेक्ट कैटेगरी में यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो कि सामने से नज़र आ रही होती है, जो एक मेन पॉइंट होता है किसी भी कंट्री के साथ डीलिंग करने में, दैट इज़ FDI यानी कि फॉरेन डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ द इक्विटी, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ के शेयर्स किसी और कंट्री के लोगों ने परचेज़ कर लिए। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, अर्निंग्स जो उसने अर्न की इंडिया में वो यहीं पर कहीं पर इन्वेस्ट की। एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज, और भी कैपिटल फ्लोज होते हैं, जैसे कि जो हमने जो बाहर की कंट्रीज के कॉरपोरेट्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे उसे प्रॉफिट हो रहा है एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और ऑफशोर फंड्स। ऑफशोर फंड्स और FFI जो है वो बेसिकली शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में बाहर की कंट्रीज़ की जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं या वो पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं कंज्यूमर्स का, या जो भी स्टॉकर्स होते हैं
तो इसकी पेमेंट्स को हम कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग में बोरोइंग वर्ड से ही बताया है कि जो हम लोन्स लेते हैं या शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो है गवर्नमेंट इशू करती है और बाहर की कंट्रीज़ के लोग या कॉरपोरेट्स या गवर्नमेंट जो है वो उन्हें परचेज़ करती है, तो उसको हम एक्सटर्नल बोरोइंग्स में लिखते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग्स में वो लोन्स भी आते हैं जैसे जो कंट्री की जीडीपी के डेफिशिएट होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो अपनी कंट्री मतलब इंडिया है वो बाहर की कंट्री से लोन लेती है। नेक्स्ट इज़ द एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है कि गवर्नमेंट को कोई एड मिल रही है, जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कंट्री में जिसके लिए पैसे की ज़रूरत हो और बाहर की कंट्रीज़ एज अ ग्रांट या एज अ एड इंडिया की हेल्प कर रही है, तो दैट इज़ गवर्नमेंट एड। सिमिलरली इंडिया जो है वो बाहर की कंट्रीज़ की हेल्प करती रहती है या किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करने के लिए एड दिया जाता है, देन दैट इज़ कवर्ड इन एक्सटर्नल असिस्टेंस। नेक्स्ट इज़ द इंटर गवर्नमेंट और मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन्स। जो ट्रेड टर्म्स के अंडर एक कंट्री दूसरी कंट्री को बायलेटरल लोन्स वगैरह देती है, उनको भी हम इसमें कवर करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स बेसिकली जो है वो 3 पार्ट से कंसर्न हो गया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। नेक्स्ट अब हम इनका टोटल का देखते हैं कि जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट को मॉडल इकट्ठा कर दिया जाता है, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होल कंसोलिडेटेड बना वो बैलेंस्ड है, डेफिशिएट है या सरप्लस है। अगर कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस्ड है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, यानी कि जो रिसिप्ट्स हैं वो पेमेंट्स के इक्वल होंगी। अगर रिसिप्ट्स पेमेंट के इक्वल होगी तो ओवरऑल बैलेंस ज़ीरो होगा और रिज़र्व चेंज भी ज़ीरो होगा। रिज़र्व चेंज क्या होता है? कोई भी कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ या किसी भी और कंट्रीज़ के साथ बिजनेस कर रही होती है तो कंट्री जो है वो एक फॉरेन रिज़र्व बना के रखती है, जिसके अंदर ये पता होता है हमें कि कितनी करेंसी बाहर की कंट्रीज़ की इंडिया में आ रही हैं। तो उसका हम देखते हैं कि रिज़र्व में चेंजेस के ऊपर इफ़ेक्ट क्या रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कम है, ज़्यादा है या बैलेंस है, उसका रिज़र्व चेंज देखा जाता है कि रिज़र्व चेंज के ऊपर क्या आ रहा है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बैलेंस्ड होता है जब तब रिज़र्व चेंज ज़ीरो होता है। नेक्स्ट इज़ द डेफिशिएट। डेफिशिएट का मतलब है कि जब हमारी रिसिप्ट्स जो हैं वो पेमेंट से कम होंगी। अगर हमारी रिसिप्ट्स जो हैं वो पेमेंट से कम होंगी तो ओवरऑल बैलेंस जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव फिगर होगी, क्योंकि हमारी रिसिप्ट्स जो हैं वो पेमेंट से कम है। अगर रिसिप्ट्स पेमेंट से कम है तो इसका मतलब इंडिया की करेंसी बाहर गई है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो हमें बाहर की करेंसी मिली है, जिससे क्या होगा, रिज़र्व में चेंज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि बहुत सारी करेंसी इंडिया से चली गई या फिर आई नहीं दूसरी वाली। तो जो फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा। अब सरप्लस होता है जब हमारी रिसिप्ट्स जो है वो पेमेंट से एक्सीड हो जाती हैं। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट्स पेमेंट से एक्सीड हो जाएंगी तो ओवरऑल बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। रिज़र्व जो है वो भी लेस देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की करेंसी इंडिया में रही बल्कि बाहर की करेंसी इंडिया में आ गई। नेक्स्ट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट जो करेंसीज हैं उनको ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, यूएस की करेंसी जो है वो यूएस डॉलर है। ये जहाँ पर ट्रेड होंगी दैट इज़ नोन एज दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें हम टर्म्ड करते हैं कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी कितनी वैल्यू है।
उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि फॉरेक्स रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ अनदर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ को अगर हमें डॉलर से इक्वेट करना हो तो हम उसका प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे। अब आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ प्राइसेस चल रहा है से सपोज़, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि 80 रुपीज़ देने पर हमें $1 मिलेगा। दैट इज़ दी फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो दो तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल के नाम से ही पता चलता है, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कब होती है? जब मार्केट में कोई भी रेट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई से, कि US डॉलर की ज़्यादा डिमांड है या रुपीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है US के साथ या नहीं कर रही, उसके बेसिस पे जब प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं रुपीज़ और डॉलर्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। Flexible exchange rate means the exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. It is also known as floating exchange rate. Floating exchange rate में करेंसी की जो वैल्यू अप एंड डाउन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या हो गया? अगर $1 के बदले में 80 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं और अगर मार्केट फोर्सेस ऐसी हो जाती हैं, यानी कि रुपीज़ की डिमांड जो है वो गिर जाती है, तो हमें 90 रुपीज़ के बदले में $1 मिलता है। दैट इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो गया है। सिमिलरली अगर रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ कब होगी? जब हमें 70 रुपीज़ के बदले में $1 मिलेगा, यानी कि अब हमें कम इंडियन रुपीज़ देने पड़ रहे हैं फॉर दी $1 ऑफ US। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि रुपीज़ का एप्रिसिएशन हो गया। दिस इज़ दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट आता है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स मतलब जो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। इसमें जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन करती है और एक पर्टिकुलर लेवल पे एक रेट डिटरमाइन कर देती है कि अब ये रेट रहेगा। फिक्स एक्सचेंज रेट इज़ द एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आकर गवर्नमेंट डिटरमाइन कर देती है कि ये रेट रहेगा। इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होने से क्या होता है? अगर से सपोज मार्केट में 90 रुपीज़ चल रहा है रेट रुपीज़ का $1 के अगेंस्ट, लेकिन गवर्नमेंट उसे फिक्स कर देती है 80 रुपीज़, तो जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट अपने एक्सचेंज रिजर्व से पूरा करता है। दैट इज़ दी फिक्स एक्सचेंज रेट। इसमें डीवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन बोला जाता है एज कम्पेयर टू डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अभी जहां हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहां से डिटरमाइन होते हैं? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई से। अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई किस वजह से होती है फॉरेन एक्सचेंज की, उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों अराइज होती है? टू बाय द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, बाहर की कंट्रीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। टू मेक यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट, यूनिलेटरल का मतलब एक साइड सिर्फ यहाँ से जा रही है। टू मेक द यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट। टू मेक डिपॉजिट इन ओवरसीज़ बैंक्स, बाहर के बैंक्स में डिपॉजिट्स करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। टू मेक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू फॉरेन रेजिडेंट्स फर्म्स एंड गवर्नमेंट, कि दूसरी कंट्री के लोगों को, फर्म्स को, कॉरपोरेट्स को या फिर गवर्नमेंट को अगर हमें लेंडिंग करनी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तब हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ती है। और सप्लाई कब होती है? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब होगी? बाय मेकिंग सेल ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। बाहर की कंट्रीज़ में हम भेज रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, मतलब आने का मतलब सप्लाई होगी। बाय एक्सेप्टिंग यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स, हमें बाहर की कंट्रीज से रिसीव हो रहा है यूनिलेटरल पेमेंट्स। बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक। बाय मेकिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग बाय रेजिडेंस फर्म्स एंड गवर्नमेंट, कि अगर हम हमारी इंडिया के लोग जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में
लेंडिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के मेथड्स हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट का। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब जो गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है किन्हीं दो करेंसीज के बीच में। जब ये होता है तब एक तो गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है उसे एक्सचेंज रेट की मार्केट में, ताकि वो प्राइसेस को डिटरमाइन कर सके। दूसरा, अगर एक गैप क्रिएट हो जाता है एक्चुअल जो उनका एक्सचेंज रेट है और जो गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है एक्सचेंज रेट में, तो उस जो गैप को फुलफ़िल करना पड़ता है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो उसे अपने रिज़र्व जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक मार्केट में स्पेकुलेशन सी आ जाती है कि कहीं जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो पॉसिबल नहीं होता ओपन मार्केट सिचुएशंस में। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल के थ्रू शो किया था कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट क्या है। अगर मार्केट में 80 रुपीज़ के अगेंस्ट $1 मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ये 70 रुपीज़ फिक्स कर दिया जाए, तो 10 रुपीज़ का जो गैप होगा दैट इज़ 80 एंड -70, उसको गवर्नमेंट को अपने रिजर्व से पूरा करना पड़ेगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या हुआ, इफ़ देर इज़ अ डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द गैप बाय यूज ऑफ इट्स ऑफिशियल रिसोर्सेज। दिस में गिव राइज टू स्पेकुलेशन ऑफ डिवैल्यूएशन। इसमें होर्डिंग होना, ब्लैक मार्केटिंग और अननेसेसरी के प्राइसेस को फ्लक्चुएट करने के लिए जो होर्डिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये एक कोलैप्स भी हुआ था ब्रेटन वुड सिस्टम के टाइम पे। इसको हम अलग वीडियो में पूरा कवर करेंगे, एज सीन विटनेस इन द पीरियड बिफोर द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड सिस्टम। नेक्स्ट इज़ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। मेरिट्स क्या हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मोर फ्लेक्सिबल होती है, उन्हें अपने लार्ज स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट की मूवमेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होता रहता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिशिएट होता रहता है। और कंट्रीज़ में भी इंडिपेंडेंस रहती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर, और वो एक दूसरे के एक्सचेंज रेट को अननेसेसरी अफेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसे समराइज़ करें तो द गवर्नमेंट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। The movement in the exchange rate automatically take care of the surplus and deficit in the balance of payment. Countries gain independence in conducting their monetary policies since they do not have to intervene to maintain exchange rate which are automatically taken care by the market। मतलब सारी चीज़ें मार्केट के थ्रू हो रही हैं कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पर खुद ही ऑटोमेटिकली एक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस एंड डेफिशिएट जो है वो अराइज होता रहता है। मेरिट्स जो है फिक्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के वो तो ठीक है, इसके कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि वैल्यू ऑफ द करेंसी कैन बी डीवैल्यूएटेड, मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए एक नया मेथड इन दोनों के कम्बिनेशन से डिराइव किया जा सकता है, दैट इज़ दी मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के मेरिट्स हैं और जो फिक्स एक्सचेंज रेट के डिसएडवांटेजेस हैं उनको एलिमिनेट करके एक मैनेज फ्लोटिंग बनाई जाती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ flexible exchange rate system, the float part, and a fixed rate system, the managed part, are also called the dirty floating। इसके अंदर क्या है कि वैल्यू ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट एक लेवल तक फ्लेक्सिबल को अलाउ कर देती है, लेकिन जहाँ पर उसे लगने लगता है कि उनकी अपनी करेंसी जो है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, वहाँ पे फिर वो फिक्स रेट सिस्टम ले आते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स के थ्रू फॉरेन करेंसीज का बाय एंड सेल करती है फ्रॉम इट्स रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक इंटरवेन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स
whenever they feel that such actions are appropriate. Official reserve transaction are therefore not equal to zero because वो एक पॉइंट तक अलाउ करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू मार्केट रेट डिटरमाइन हो जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिशिएट होता रहे, लेकिन जहाँ पर अपनी कंट्री की वैल्यू जो करेंसी है वो डिवेल्युएट होने लगती है, तब सेंट्रल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेन करके उस पार्ट को मैनेज करती है। That's all for today. We will meet again with a new topic.